काफी दिनों के बाद UFC इज बैक। कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि फाइट वीक स्टार्ट हो गया है, इसीलिए ये वाली वीडियो रहने वाली है UFC 324 की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर ओवरऑल अगर हम इस कार्ड को देखें तो हल्की सी एक अनफॉर्चुनेट चीज हुई है। चैंपियन वर्सेस गोट की जो फाइट थी वो फाइट देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि केला हैरिसन और अमेंडा न्यूनेस की जो फाइट होनी थी वो फाइट अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गई है क्योंकि केला हैरिसन इंजर्ड हो जाती है। बट रिगार्डलेस इसके ये वाला कार्ड स्टिल काफी अच्छा है, जहां पर नोटिस करना तुम कोई भी ऐसा मैचअप बहुत ही ज्यादा बड़ा मैचअप नहीं है, बट जो मैच मेकिंग है वो काफी अच्छी है। इसीलिए पूरा मेन कार्ड एज वेल एज जो अंडर कार्ड है वो अमेजिंग लग रहा है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए प्रिडिक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पर चैप्टर्स को मैंने ऐड कर दिया है, तो किसी भी फाइट को लेकर तुम्हें स्किप करना है तुम कर सकते हो। जहां पर पहली फाइट की बात करें तो ये प्रीलिम कार्ड की फीचर्ड फाइट है, जिसको लेकर टू बी ऑनेस्ट मैं हल्का सा शॉक्ड हूं कि ये फाइट प्रीलिम कार्ड में क्या कर रही है, यानी कि बैंटवेट डिवीजन फाइट, जहां पर उमर नूरमागोमेडोव फाइट करने वाला है डेविसन फिगरेडो के साथ। अब डेविसन अपनी लास्ट फाइट बहुत ही ज्यादा क्लोज वे से विन किया था, बट एक गारंटी मान के चलो कि वो यहां पर ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि लास्ट फाइट में वो इंजरी के बाद आ रहा था और अब उसका कॉन्फिडेंस फिर से ज्यादा बिल्डअप हो गया होगा। तो एक्सपेक्टेशन तो मेरी यही है कि डेविसन फिगरेडो यहां पर ज्यादा एग्रेसिव वे से शो अप होने वाला है। बट एंड ऑफ द डे गाइस यही क्वेश्चन बनता है कि क्या ये इनफ होगा उमर को स्टॉप करने के लिए। आई थिंक सो ये जो दोनों के बीच में मैचअप है ये बहुत ज्यादा फेवर करता है उमर की साइड, जहां पर उसके पास स्ट्राइकिंग में बहुत अच्छी किक्स हैं और वो डिस्टेंस को मेंटेन करके भी आराम से कर सकता है फाइट। और अगर ग्राउंड गेम की बात करें तो ऑब्वियसली उमर के पास बहुत बड़ी एडवांटेज है वहां पर, तो इसीलिए मैं यहां पर पिक करने वाला हूं उमर नूरमागोमेडोव टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। एक और चीज मैं यहां पर मेंशन करना चाहता हूं कि डेविसन फिगरेडो अब अपनी रीसेंट फाइट्स में हल्का सा मुझे थोड़ा सा स्लो भी लगने लग पड़ा है। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ओल्ड भी हो रहा है, वो शायद से अब 38 इयर्स का हो चुका है, यानी कि लोअर वेट क्लास के अकॉर्डिंग गुड अमाउंट ऑफ एज है, और उमर को बोल सकते हो कि वो अपनी प्राइम में है, तो ऑब्वियसली वो बहुत फास्ट होगा। और जो मैंने डिस्टेंस की बात की, जब दोनों के बीच में स्ट्राइकिंग होगी तो उमर पूरी ट्राई करने वाला है कि वो डेविसन के बिग पंच को अवॉइड करे, सिंपली अपनी किक्स को यूज करके, यानी कि प्रॉपर वे से डिस्टेंस को मेंटेन रखकर। डेविसन के पास है वो पावर जहां पर अगर वो कनेक्ट करता है तो वो उमर को हर्ट कर सकता है, वो उसे ड्रॉप भी कर सकता है। ये चीज हमने उसकी पीटियान के अगेंस्ट और चीटो वेरा के अगेंस्ट देखी थी, वो दोनों फाइटर्स को काफी हर्ट कर देता है। और दूसरी साइड उमर का भी हमने देखा है कि वो मल्टीपल टाइम्स अब ड्रॉप हो चुका है, तो डेविसन ये चीज कर सकता है, बट वो पावर शॉट को लैंड करने के लिए मुझे लगता है उसे बहुत ज्यादा ट्रबल होने वाली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उमर उसके क्लोज आने ही नहीं वाला है फीट में। और अगर ग्राउंड गेम की बात करें तो जैसे ही ये फाइट अगर ग्राउंड में जाती है तो उमर के पास वहां पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा। बेशक डेविसन के पास बहुत अच्छा जूजित्सु है, बट अगर कोरी सैंडहगन उसे ग्राउंड में होल्ड कर सकता है तो उमर का एक्सपेक्ट करके चलो कि वो डेफिनेटली उसे ग्राउंड में डोमिनेट कर सकता है। तो इसीलिए मैंने यहां पर उमर को पिक किया है कि वो विन करेगा फाइट को। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो मेन कार्ड में चलते हैं, जहां पर मेन कार्ड की पहली फाइट ही बहुत बैंगर फाइट है, यानी कि फेदरवेट डिवीजन फाइटर्स आर्नल्ड एलन वर्सेस जीन सिल्वा। ये थोड़ी सी ट्रिकी फाइट हो सकती है अगर आर्नल्ड एलन यहां पर फुल आईक्यू के साथ फाइट करे, यानी कि वो जरा भी इमोशंस में ना पड़कर पूरी ट्राई करे कि वो जीन सिल्वा को जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकता है, जितनी ज्यादा वो फाइट को बोरिंग बना सकता है, वो अगर मेरी ओपिनियन में वो कर लेता है तो जीन सिल्वा को वो पूरा फ्रस्ट्रेट कर देगा, जहां पर जीन सिल्वा पागलों की तरह उसके ऊपर रश कर रहा है, और वहीं से आर्नल्ड एलन फिर फाइट को विन कर सकता है। बट यू नो व्हाट गाइस, मुझे लगता है कि यहां पर एक ब्रूटल नॉकआउट आने वाला है, जहां पर मैं पिक कर रहा हूं जीन सिल्वा टू विन बाय सेकंड राउंड नॉकआउट। काफी लोग यहां पर डिएगो लोपेस ने जो नॉकआउट किया था जीन सिल्वा को, बस उसे देख रहे हैं। मुझे लगता है इस फाइट में आर्नल्ड एलन के अगेंस्ट सिल्वा थोड़ा सा और ज्यादा काम रहने वाला है, वो अपने इमोशंस को टेक ओवर नहीं करने देगा। अगर वो एनिमल नहीं बना तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा फास्ट है आर्नल्ड एलन से, जहां पर जब भी एलन उसके ऊपर कोई 1-2 पंच कॉम्बिनेशन थ्रो करने की ट्राई करेगा तो किसी ना किसी काउंटर शॉट में जीन सिल्वा उसे हर्ट करने वाला है। एलन की फाइट्स में एक बात नोटिस करना, वो स्टार्ट बहुत अच्छी करता है फाइट, जहां पर वो टाइट गार्ड को रखता है, वो स्लो रखता है थोड़ी सी फाइट को, बट एक बार जैसे ही मोमेंटम आने लग पड़ता है फाइट में तो आर्नल्ड एलन थोड़ा सा वाइल्ड होने लग पड़ता है, तो जो उसके मैं टाइट गार्ड की बात कर रहा हूं वो ड्रॉप होने लग पड़ता है। और ये चीज अगर उसने जीन सिल्वा के अगेंस्ट की, जो मुझे लग रहा है कि वो करेगा, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं जीन सिल्वा उसे कभी ना कभी क्लिप करने वाला है। फाइट नॉर्मल वे से स्टार्ट होगी, जहां पर दोनों फाइटर्स थोड़ा सा काम रह रहे हैं, वो थोड़ी सी रेंज को फाइंड कर रहे हैं, बट फिर जीन सिल्वा उसके ऊपर लेग किक्स को थ्रो करने वाला है, जिससे कि मुझे लगता है कि आर्नल्ड एलन थोड़ा सा एजिटेट हो जाएगा, और फिर जाकर सिल्वा अपनी बहुत ज्यादा स्पीड को दिखाकर, और इसके साथ भी ऑल नो कि सिल्वा के पास वो 1 पंच नॉकआउट पावर है, तो राउंड 1 के एंड में या फिर राउंड 2 के स्टार्टिंग में कोई ना कोई ये पंच लैंड होने वाला है, और मेरी ओपिनियन तो यही है कि आर्नल्ड एलन नॉकआउट होने वाला है। अगर कोई सिल्वा की ट्रेनिंग वीडियोस देख रहा है तो उसमें नोटिस करना कि जीन सिल्वा ने एक्सेप्ट कर ली अपनी डिफीट, और
और अपनी गलती मानी है कि वो बहुत ज्यादा वाइल्ड हो गया था। तो यहाँ पर एलन के अगेंस्ट मुझे नहीं लगता कि वो फिर से वो वाली गलती करने वाला है जहां पर वो काफी कंपोज रहेगा और हु नोस वो मे भी एलन को थोड़ा सा आने भी दे अपने ऊपर और उसे काउंटर शॉट से नॉकआउट कर दे। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ जीन सिल्वर टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट। वेयर इज मूविंग ऑन, अब चलते हैं विमेंस फ्लाईवेट डिवीजन में जहां पर नटालिया सिल्वा की फाइट होने वाली है रोज नामेयूनेस के साथ। दोनों ही फाइटर्स यहाँ पर स्ट्राइकर्स हैं, तो ये पूरी फाइट मैं होप कर रहा हूँ कि स्ट्राइकिंग फाइट जाए। पर जब कंपेयर करते हैं तो दोनों ही फाइटर्स का फाइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जहां पर नटालिया सिल्वा की बात करें तो वो सुपर फास्ट है, वो पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करती है और इसी के साथ उसकी किक्स बहुत अच्छी हैं, वो अपने कॉम्बिनेशन में किक्स को भी ऐड करती है। वेयरएज दूसरी साइड अगर रोज नामेयूनेस की बात करें तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि अब रिसेंट टाइम में रोज नामेयूनेस इतनी ज्यादा एग्रेसिव फाइटर नहीं बची है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम देखोगे कि वो जितना स्लो फाइट को बना सकती है वो ट्राई करती है बनाने की, जहां पर वो हमेशा जैब को थ्रो करते रहेगी, बीच में वो कोई लेग किक को थ्रो कर रही है और फाइट को जितना हो सके डिस्टेंस में रखकर काइंड ऑफ थोड़ी सी एक बोरिंग फाइट को बना रही है। यहां पर मेरी पिक है नटालिया सिल्वा टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन, जहां पर बेशक दोनों के पास बहुत अच्छी किक्स हैं, बट अगर नटालिया सिल्वा की बात करें तो वो 2-3 पंच कॉम्बो के साथ ही अपनी किक को भी थ्रो कर देगी। वो पूरी फाइट में बहुत ज्यादा मूव करती है और एकदम से डिस्टेंस को क्लोज करके बहुत जल्दी अपने पंच कॉम्बिनेशन को थ्रो कर देती है। तो मुझे लगता है यहां पर नटालिया सिल्वा ज्यादा आउटपुट को शो करने वाली है और जितना मैं रिसेंट फाइट्स में देख रहा हूं रोज नामेयूनेस की, वो जैसे मैंने कहा इतनी ज्यादा हाई आउटपुट वाली फाइटर नहीं बची है। तो इसीलिए मैं यहां पर पिक कर रहा हूं नटालिया सिल्वा टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। वेयर इज मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं हेवीवेट डिवीजन की फाइट, जहां पर ये फाइट होने वाली है वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा वर्सेस डेरिक लुइस के बीच में। गाइस मैं यहां पर वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा से बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं क्योंकि एक हेवीवेट फाइटर इतना ज्यादा एक्टिव रह रहा है, ये लिटरली माइंड ब्लोइंग है। जहां पर लास्ट ईयर उसने 5 फाइट्स की हैं और अगर 12 मंथ्स की बात करें तो ये उसकी 12 मंथ्स के अंडर 6th फाइट है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि एक हेवीवेट फाइटर इतना ज्यादा एक्टिव है जिसने बस रिसेंट टाइम में एक ही फाइट को लूज किया जो कि सर्गे पाव्लोविच के अगेंस्ट थी, बट उसके अलावा वो नॉकआउट्स पे नॉकआउट्स करे जा रहा है। तो टू बी ऑनेस्ट हेवीवेट डिवीजन में वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा सच में मुझे बहुत अच्छा फाइटर लगने लगा है। बट यहां पर उसकी फाइट होने वाली है फैन फेवरेट डेरिक लुइस के अगेंस्ट और ये गारंटी मान के चलो ये फाइट 3 राउंड्स नहीं जाने वाली है, या तो पहले राउंड या फिर मैक्स टू मैक्स सेकंड राउंड तक ये फाइट फिनिश होने वाली है। तो नॉकआउट तो यहां पर लग रहा है कि आने ही वाला है। दोनों ही फाइटर्स के पास वो 1 पंच नॉकआउट पावर है, बट फिर भी जब हम दोनों फाइटर्स को कंपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल है। यहां पर डेरिक लुइस की बात करें तो हमेशा वो रिलाई करता है अपने 1 पंच नॉकआउट से, जहां पर एकदम से वो बुलडोज करने लग पड़ेगा अपने ओपोनेंट को और कोई ना कोई पंच लैंड करके, बेशक वो फाइट का लास्ट राउंड भी क्यों ना हो, अगर वो अपने पंच को लैंड कर दिया तो उसका ओपोनेंट स्लीप करने ही वाला है। दूसरी साइड अगर हम बात करें वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा की, तो बाकी हेवीवेट फाइटर्स के कंपैरिजन में वाल्डो काफी फास्ट फाइटर है, वो काफी मूव करता है, उसकी हेड मूवमेंट काफी अच्छी है। तुम कभी भी नहीं देखने वाले हो कि वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा एक जगह स्टिल रह रहा है, या तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, या तो वो किक्स को थ्रो करेगा, या फिर वो बहुत अच्छी हेड मूवमेंट को दिखाएगा। बट इन सब के अलावा एक बहुत ज्यादा स्पेशल चीज है जो वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा करता है, जिसकी वजह से वो रिसेंटली बहुत ज्यादा फाइट्स को विन भी कर रहा है, यानी कि केज के साइड जो उसकी एबिलिटी है काउंटर शॉट्स को थ्रो करने की। वाल्डो कभी कभार अपने ओपोनेंट्स को आने देता है खुद के ऊपर, जहां पर वो खुद ही केज की साइड पुश बैक हो जाएगा और फिर जब उसके ओपोनेंट को ये लगता है कि अब वो अपने हैंड्स को लेट गो कर देंगे, तो अपनी स्पीड की एडवांटेज और हेड मूवमेंट को दिखाते हुए वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा बहुत अच्छे वे से डॉज करता है। और क्योंकि ओपोनेंट्स उस टाइम पर फुल ऑन चले जाते हैं अपने पंचेस को थ्रो करते हुए, तो वहीं पर बहुत ज्यादा स्नीकी वे से वो कोई काउंटर शॉट्स को लैंड कर देगा और अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा हो सकता है, बट डेरिक लुइस की यहां पर बात हो रही है जिसने अगर तो अपने कोई क्लीन ह्यूज पंच को लैंड कर दिया तो मे बी वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा ये सब कर ही ना पाए और नॉकआउट ही हो जाए। तो सुपर इंटरेस्टेड हूं मैं ये फाइट देखने के लिए, बट एंड ऑफ द डे मैं यहां पर पिक करने वाला हूं वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट। आई थिंक सो डेरिक लुइस उसके ऊपर बहुत ज्यादा एग्रेशन को दिखाने वाला है और वहीं पर वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा वंस अगेन अपने कोई काउंटर शॉट को लैंड करके डेरिक लुइस को नॉकआउट करने वाला है। और मूविंग ऑन, तो को मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर सरप्राइज सरप्राइज बैंटवेट डिवीजन फाइटर शॉन ओमेली यहां पर को मेन इवेंट में आ चुका है और उसकी फाइट है सॉन्ग येडोंग के साथ। मेरी ओपिनियन में बहुत ज्यादा क्लोज फाइट, जहां पर वैसे तो शॉन ओमेली के पास साइज की एडवांटेज बहुत ज्यादा रहने वाली है और इसी के साथ उसके पास 5 इंचेस की रीच एडवांटेज भी रहने वाली है, बट दूसरी साइड सॉन्ग येडोंग बहुत ज्यादा फास्ट फाइटर है और अगर अपनी स्पीड को दिखाते हुए वो डिस्टेंस को क्लोज कर लेता है पूरी फाइट में, तो फिर मुझे लगता है कि वो
शॉन ओमैली को बीट कर देगा। ओमैली की वैसे देखा जाए तो काउंटर गेम बहुत अच्छी है, बट रीसेंट जो उसने 2 फाइट्स की है मिराब के साथ, वहां पर उसकी काउंटर गेम जरा भी वर्क नहीं की थी। और मे बी मिराब ने हमें बात दिखा दिया हो कि कैसे शॉन ओमैली को बीट किया जा सकता है, जहां पर ओमैली के अगेंस्ट ओपोनेंट को फुल अग्रेसिव होना पड़ेगा, उसके ऊपर टेक डाउन्स को शूट और हमेशा डिस्टेंस को क्लोज करने की देखनी होगी, ताकि फाइट में जो ओमैली के पास रीच की एडवांटेज होती है और बेसिकली जो उसके मैक्सिमम नॉकआउट्स आए वो हमेशा उसकी रेंज में रहकर आए, तो वो उसे करने को ना मिले। तो क्या ये सेम चीज सॉन्ग यडोंग कर सकता है? तो अब देखो, है तो उसके पास बहुत ज्यादा स्पीड और उसके पास पंच कॉम्बिनेशंस भी बहुत अच्छे हैं, इसी के साथ उसे रेसलिंग भी आती है करने। वो पीटर यान को भी ग्राउंड में लेके गया था, उसके पास हर वो एबिलिटी है जिससे कि वो शॉन ओमैली को थोड़ा सा शट डाउन कर दे। बट पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर फील आ रही है कि ओमैली इन सब चीजों के लिए प्रॉपर वे से प्रिपेयर होके आया है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो फाइट को रेंज में रखने वाला है, यानी कि वो सॉन्ग यडोंग को डिस्टेंस क्लोज करने नहीं देगा। राउंड 2 के बाद थोड़ा सा सॉन्ग यडोंग स्ट्रगल करने लग पड़ता है, क्योंकि वो हाइपर पेस में चला होता है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि फाइट में शॉन ओमैली बहुत ज्यादा किक्स को थ्रो करने वाला है, और स्पेशली जब बात करते हैं लेग किक्स की, तो शॉन ओमैली उनको बहुत ज्यादा थ्रो करने वाला है। और इसी के साथ पूरी फाइट में सर्कल अराउंड करके वो ट्राई करने वाला है कि वो सॉन्ग यडोंग को रेंज में ही रखे। तो तुम्हें पता लग ही गया होगा, मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ शॉन ओमैली टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन, बट आई थिंक सो ये थोड़ी सी क्लोज फाइट होने वाली है, जहां पर लग तो रहा है कि सॉन्ग यडोंग एक राउंड को तो विन कर ही लेगा। सॉन्ग यडोंग को अगर फाइट को विन करना है तो उसे पूरी ट्राई करनी होगी कि वो अपनी स्पीड के एडवांटेज लेते हुए कैसे ना कैसे डिस्टेंस को क्लोज करे, और जब भी वो कोई पंच कॉम्बिनेशन थ्रो कर रहा है तो उसके एकदम बाद वो ट्राई करे शॉन ओमैली को ग्राउंड में लेके जाने की, क्योंकि अभी जो ओमैली की सबसे बड़ी वीकनेस है जो मिराब ने एक्सपोज की है वो है उसकी ग्राउंड गेम, जहां पर शॉन ओमैली को मौका ही नहीं देना एडजस्ट होने का। तो अगर ये सॉन्ग यडोंग कर लेता है तो जैसे मैंने कहा वो फाइट को विन कर सकता है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉन ओमैली बहुत अच्छे काउंटर पंचेस को भी शो करने वाला है। तो या तो शॉन ओमैली उसे ब्लडी करने वाला है अपने जैब से, या फिर वो आता हुआ सॉन्ग यडोंग को मल्टीपल टाइम्स क्लिप करेगा अपने राइट हैंड से। तो क्लोज फाइट है ये, बट यहाँ पर मैंने पिक किया है शॉन ओमैली टू विन। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो UFC 324 की मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये फाइट होने वाली है फॉर द इंटरम लाइटवेट चैंपियनशिप बेल्ट, और यहाँ पर फाइट करने वाले हैं जस्टिन गेची एंड पैडी पिम्बलेट। मैं ट्रिकी फाइट्स की बात कर रहा था, मैं क्लोज फाइट्स की बात कर रहा था, बट ये दोनों चीजें इस मेन कार्ड में, जहां पर नॉट ओनली ये फाइट एक क्लोज फाइट है, बट इसी के साथ सुपर ट्रिकी फाइट है ये, जिधर पूरी फाइट का बस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि क्या पैडी पिम्बलेट जस्टिन गेची को ग्राउंड में लेके जा पाएगा। बेशक गेची के पास बैकग्राउंड है रेसलिंग का, जहां पर वो अमेरिकन रेसलर था, बट जब MMA की बात करते हैं तो उसकी इतनी ज्यादा रेसलिंग यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं हुई है। तो मेरे लिए तो यहाँ पर पूरा क्लियर है कि अगर पैडी पिम्बलेट जस्टिन गेची को बार बार ग्राउंड में लेके चले गया तो फिर वो फाइट को विन करने वाला है। बट अगर यहाँ पर जस्टिन गेची टेक डाउन डिफेंस को दिखाता है और फाइट को जितना हो सके उतना फीट में रखता है, तो फिर मुझे लगता है कि पैडी पिम्बलेट बहुत ज्यादा ब्लडी होने वाला है, जहां पर स्ट्राइकिंग में जस्टिन गेची विन कर जाएगा। दोनों फाइटर्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो क्लियर डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जहां पर फीट में बात करें तो जस्टिन गेची बहुत ज्यादा फास्ट है पैडी पिम्बलेट से। पैडी पिम्बलेट सच में थोड़ा सा स्लो फाइटर लगता है मुझे जब स्ट्राइकिंग की बात होती है, जहां पर उसकी चिन ऊपर है, जब वो लेग किक को थ्रो कर रहा होता है तो उसका गार्ड भी थोड़ा नीचे हो जाता है। उसके पंचेस में तुम बोल सकते हो वो पॉप नहीं है, अब बेशक उन पंचेस में पावर है बट वो थोड़े से स्लो लैंड होते हैं। वेरस अगर जस्टिन गेची की बात करें तो जस्टिन गेची के पास नॉट ओनली वन पंच नॉकआउट पावर है, बट ऑल्सो इसके साथ जब थ्रो करने की बारी आती है तो जस्टिन गेची के हैंड्स बहुत ज्यादा फास्ट हैं। रीसेंट टाइम में हमने देखा है राफेल फिजीव के साथ दोनों ही फाइट्स की बात कर लो तो जस्टिन गेची ने यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की है, जिधर वो अपर कट्स को थ्रो कर रहा है, अपनी बॉडी को इस वे से डिप कर रहा है कि उसका ओपोनेंट उसके ऊपर ज्यादा कुछ थ्रो नहीं कर पा रहा है और वो अपने ओपोनेंट को ब्लडी कर दे रहा है। अगर दोनों के बीच में स्ट्राइकिंग फाइट होती है तो मान के चलो कि जस्टिन गेची पूरी ट्राई करेगा कि वो पैडी पिम्बलेट के साथ डिस्टेंस को क्लोज करे, उसके साथ क्लिंच करे, थोड़ी सी फाइट को डर्टी बॉक्सिंग बनाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा पैडी पिम्बलेट अपने पंचेस को स्विंग बहुत ज्यादा करता है, बट उसके पंचेस में वो स्पीड या फिर पॉप नहीं है, जिससे कि अगर दोनों के बीच में क्लिंच होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि स्ट्राइकिंग में जस्टिन गेची पैडी पिम्बलेट को बीट कर रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप पैडी पिम्बलेट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखें तो रीसेंट टाइम में पैडी पिम्बलेट ने अपनी ग्राउंड गेम को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। लिटरली हर किसी ने सोचा था कि पैडी पिम्बलेट तो अपनी चिन को ऊपर रखता है, तो माइकल चैंडलर के पास है वो पावर और उसके पास स्पीड भी है जिससे कि वो वन पंच नॉकआउट कर दे पैडी पिम्बलेट को, बट फाइट में हमने देखा कि पैडी उसे कंप्लीटली शट डाउन कर देता है। तो काइंड ऑफ ए पैडी का पूरा गेम प्लान रहने वाला है कि वो जितना हो सके उतना पहले तो रेंज को मेंटेन करे और उसके बाद एकदम से अपने टेक डाउन को शूट करके या फिर कोलाइड करे जस्टिन गेची से, जिसकी वजह से उसे मौका मिल जाए टेक डाउन्स को शूट करने का। और अगर वो फाइट को ग्राउंड में ले गया तो पैडी पिम्बलेट का साइज काफी
अच्छा है जिससे कि वो अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में होल्ड करता है, उसके ऊपर पंचेस को थ्रो करता है और जैसे ही उसे मौका मिले तो वो हमेशा ट्राई करता है सबमिट करने की। तो बहुत ज्यादा क्लोज फाइट, और जैसे मैंने कहा ये टोटली फाइट डिपेंड करती है कि कौन सा फाइटर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को यूज करने वाला है। अगर जस्टिन गेची फाइट को फीट में रखता है और जितने ज्यादा राउंड्स को वो निकाल सकता है, यानी कि अगर ये फाइट 4th या फिर 5th राउंड में जाती है तो ये चीज गेची को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और गेची के पास है वो एक्सपीरियंस जहां पर टायर्ड होने के बाद भी वो बहुत अच्छी फाइट करता है। तो अगर ये फाइट गेची स्टैंडिंग में रखता है और फुल पेशेंट होकर वो फाइट करता है जहां पर वो जरा भी रेकलेस नहीं हो रहा है और पैडी पिम्बलेट के मोस्ट ऑफ द टेकडाउन्स को डिफेंड कर ले रहा है, तो हम देखने वाले हैं पैडी पिम्बलेट को गैस आउट होता हुआ और जस्टिन गेची को विन करता हुआ। बट दूसरी साइड अगर ये फाइट अर्ली राउंड्स में स्टॉप हो रही है और पैडी पिम्बलेट को मिल जाते हैं टेकडाउन्स, तो फिर मुझे लगता है कि पैडी पिम्बलेट जस्टिन गेची को सबमिट करने वाला है। बहुत ज्यादा टफ चॉइस टू पिक, बट मैं यहां पर जाने वाला हूं पैडी पिम्बलेट टू विन बाय राउंड 2 या फिर राउंड 3 सबमिशन। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जस्टिन गेची ट्राई तो बहुत ज्यादा करने वाला है और जब वो टेक डाउन होगा तो वो स्क्रैम्बल करके वापस अपनी फीट में खड़े होने की ट्राई करेगा और उसी के बीच एकदम से ओपनिंग देखते हुए पैडी पिम्बलेट जस्टिन की नेक को ग्रैब करने वाला है और गेची को रियर नेकेड चोक से सबमिट करने वाला है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये थी पूरी प्रिडिक्शन वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हारी क्या पिक्स हैं पूरे कार्ड की, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।